प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं इंटरमीडिएट समाजशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। समय बर्बाद न करते हुए सीधे मैं सिलेबस पर आता हूँ, क्योंकि एक लेंदी सिलेबस है। भारतीय समाज की अनेकता में एकता, कल मैंने कुछ इस पर चर्चा थोड़ी सी की थी पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने इसके पहले का 2 पार्ट नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। आइए देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए, भारत में अनेकता जो है वो सतह पर दिखती है, कोई भी इसे जान सकता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें तमाम प्रकार की डाइवर्सिटीज़, विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। यदि हम भौगोलिक रूप से देखें और सामाजिक रूप से देखें, धार्मिक रूप से देखें, खान पान, जाति, वेशभूषा, भाषा, ये सारी चीज़ें बड़ा ही विचित्र हैं, बहुत ही भिन्न हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा, बोलियां, रहन सहन, खान पान सब पाए जा रहे हैं। फिर भी जब कभी राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की जाती है तो इन विविधताओं से एकता स्पष्ट दिखाई देती है। जब कभी राष्ट्र हित की बात आती है तो पूरा देश एक जैसा प्रतीत होने लगता है। आइए कुछ हेडिंग्स के माध्यम से इसे जानते हैं। भारत में सबसे पहले अनेकता देखते हैं, किस प्रकार की अनेकता भारत में पाई जा रही है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत एक विशाल देश है, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग वर्ष 2011 तक 121.05 करोड़ से भी अधिक हो चुकी थी। यानी 2011 की जनगणना में जो जनसंख्या दिखाई गई थी वो लगभग 121 करोड़ की थी, जिसमें पूरा देश कई राज्यों में विभाजित है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जनसंख्या घनत्व का मतलब जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और भारत में ही कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ का जनसंख्या घनत्व तो बहुत न्यूनतम है, बहुत कम है। जैसे दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश की तुलना की गई है। दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति पाए जाते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व देखी जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति का एक आंकड़ा जो 2011 में दिया गया था, इसके अनुसार ये है। तो बहुत ही ज़बरदस्त अंतर पाया जा रहा है। देखिए 11,320 दिल्ली जैसे केंद्र शासित और जो कि राजधानी है, ऐसे जगहों पर ये जनसंख्या का घनत्व है। और अरुणाचल प्रदेश जो कि सुदूर क्षेत्र में है, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व केवल 17 व्यक्ति है। तो बहुत ही डिफरेंस है अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए। अब संसाधन और भौगोलिक दशाएं इन सब की जिम्मेदार हैं। इसमें साक्षरता देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय, स्त्री पुरुष के अनुपात तथा प्रजातीय लक्षणों में भी भिन्नता पाई जाती है। अगला है भाषाई आधार पर। भाषा के आधार पर भिन्नता क्या है? प्रति 100 किलोमीटर पर एक नई भाषा प्रारंभ हो जाती है। बोलियां तो अनगिनत हैं। आप प्रति 35-40 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो आपको 35-40 किलोमीटर की दूरी पर ही बोलियों में बड़ा अंतर पाया जाएगा। भारत में कुल मिलाकर अभी तक 22 भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है। इस प्रकार से कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो भाषा के आधार पर भी बनाए गए हैं, जिनकी अलग पहचान बनाई गई है। तो भाषा के आधार पर भी भारत में विभिन्नता पाई जाती है। धार्मिक विविधता क्या है? भारतीय समाज जो विश्व के किसी भी दूसरे समाज में देखने को नहीं मिलता है। यह एकमात्र ऐसा देश है जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म का उद्भव हुआ। भारत अकेला विश्व का एक ऐसा देश है जिसमें 4 धर्मों ने जन्म लिया। हिंदू धर्म तो आज सनातन काल से चला आ रहा है, लेकिन बीच में बौद्ध, जैन और सिख, इन धर्मों का भी उदय भारत में हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ आगत धर्म हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जिसमें इस्लाम धर्म है, ईसाई है, पारसी है। ये सभी धर्म भारत में अपने चरम पर हैं, जिसमें कुछ धर्म भारत में स्वयं उत्पन्न हुए हैं, उद्भव हुआ है उनका, और कुछ धर्म बाहर से लाए गए। सांस्कृतिक आधार पर क्या विविधता है? देखिए, भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ विभिन्न समुदायों की परंपराओं, खान पान, वेशभूषा, कला, नैतिक मूल्यों, उत्सवों तथा त्योहारों में एक स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है। संपूर्ण भारतीय समाज हजारों छोटी बड़ी जातियों में विभाजित है तथा सभी के रीति रिवाज में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है।
विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति में व्यापक भिन्नताएं हैं। उत्तर और दक्षिण भारत की पारिवारिक, वैवाहिक तथा नातेदारी की रीतियां भी एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। प्राकृतिक विविधता क्या है? प्राकृतिक विविधता देखिए, कहीं कहीं पर उच्चावचन, कहीं पर पर्वत, कहीं पठार, कहीं समतल मैदान, और कहीं कहीं पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पर वर्षा बहुत कम होती है, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं उपजाऊ भूमि पाई जा रही है। तो भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से भी विविधताओं से भरा हुआ है। अब भारत अपने आप में एक उपमहाद्वीप कहा जा सकता है, क्योंकि हर प्रकार के मौसम, कई प्रकार की फसलें, कई प्रकार के पशु पक्षियों, कई हजार प्रकार के कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां, ये सब भारत में पाई जाती हैं, जो भारत की प्राकृतिक और जैव विविधता को भी दर्शाती हैं। इस प्रकार ये कुछ हेडिंग्स आपको बताए गए जिनमें भारत की विविधता है। आइए कुछ हेडिंग्स में देखते हैं जो भारत की एकता क्या क्या है। जिसमें राजनीतिक एकता है। भारतीय समाज की वह सर्वप्रमुख विशेषता है जिसके आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हमारे संविधान में जो वर्णित हमारे 10 मौलिक कर्तव्य हैं, उनमें अगर आप पढ़ेंगे तो भारत में नेहरू जी के उत्कंठ कंठों से जो बात निकली थी उद्घोष के समय कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जब ये तय किया जाने लगा कि भारत धर्म के आधार पर बटा हुआ कोई देश होगा या नहीं होगा, तो नेहरू जी ने इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी विशेष धर्म को मानने वाले नहीं हैं, हम सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं। हमारे देश में सभी धर्मों का समावेश है, हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। इस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्मों को मिलाकर ही भारत की संस्कृति समृद्ध हुई है। अब देखिए, यहाँ पर प्रत्येक जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग के व्यक्तियों का समान अधिकार प्राप्त है। संपूर्ण देश में व्यक्तियों के व्यवहार एक समान कानून से प्रभावित होते हैं तथा देश के प्रत्येक नागरिक को सरकार चुनने का अधिकार मिला हुआ है। प्रत्येक विपत्ति में समय सभी देशवासियों ने एकजुट होकर अपनी राजनीतिक एकता का परिचय दिया है। इस प्रकार ये राजनीतिक एकीकरण को दर्शाता है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो एक साथ मिलकर के राष्ट्र के किसी भी संकटकालीन समय में अपनी यूनिटी को स्थापित करने का प्रयास किया है। धार्मिक एकता, यहाँ पर तमाम प्रकार के धर्म आयोजन हो रहे हैं। तमाम प्रकार के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इन सब के तमाम प्रकार के त्यौहार हैं और सभी प्रकार के त्यौहार में सभी लोगों का सहभागिता पाया जाता है। सभी लोग मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के धर्म होने के बावजूद भी त्योहारों पर मिलजुल करके धर्म को या त्यौहार को मनाने की जो परंपरा है वो यूनिटी को दर्शाती है। सामाजिक आधार पर एकता, भारतीय समाज इस अर्थ में अनुपम है कि यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग एक ऐसी परिवार व्यवस्था में विश्वास रखते हैं जो नैतिक मूल्यों पर आधारित है। जाति व्यवस्था ने हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों और ईसाइयों के जीवन को भी प्रभावित किया है। विभिन्न सामाजिक मूल्य सभी समुदायों को एकता के सूत्र में बांधते हैं। सभी समुदायों में आज समताकारी मूल्यों को सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी सामाजिक आधार क्या है कि समाज चाहे जितने धर्मों में बटा हुआ है, लेकिन जो नैतिक मूल्य हैं समाज के, जो पारिवारिक समझौते हैं समाज में, वो सभी परिवार एक जैसा मानते हैं। इस प्रकार ये पता चलता है कि धर्म विविध होने के बावजूद भी जो उनकी हृदयगत नैतिक, पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाएं चलती हैं वो समान रूप से। व्यवहारिक रूप से भारत में सभी समुदायों की एक विशेष संस्कृति है जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। भाषा के आधार पर यूनिटी क्या है, एकता क्या है? भाषा के आधार पर विभिन्न समुदायों के विभेद तेजी से कम होते जा रहे हैं। भारत की लगभग सभी भाषाओं पर संस्कृत भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। व्यवहारिक रूप से देश के अधिकांश भागों में हिंदी को ही संपर्क भाषा के रूप में देखा जाता है। यह समानता भी भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधती है। यानी आज किसी भी प्रकार की भारत की भाषा हो, जितनी भी भाषाएं 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश राष्ट्र में, अधिकांश प्रांत में हिंदी भाषा को ही एक ऑफिशियल भाषा के रूप में, आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। और सामान्य बोलचाल की भाषा पूरे देश में हिंदी खड़ी बोली प्रचलित है। इस प्रकार भाषा जो भी जिस प्रदेश का रहा हो उसमें हिंदी सर्वाधिक रूप से अपनी छाप बनाए हुए है। प्रजातीय आधार पर भारतीय जनसंख्या में सभी प्रजातियों की शारीरिक विशेषताओं का मिश्रण देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर तमाम प्रकार के प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। गोरे, काले, सांवले, हर प्रकार के लोग हर प्रांत में पाए जाते हैं।
तो इस प्रकार प्रजातीय जो यूनिटी दिखती है वो भी पूरे देश में लगभग सेम दिखती है। ये नहीं कहा जा सकता यहाँ के लोग 100% गोरे होते हैं, इस प्रदेश के लोग 100% काले होते हैं, ऐसा नहीं। पूरे देश में जो प्रजातीय भिन्नता है वो भी लगभग मिलावट है इसमें। हर प्रदेश में काले गोरे सांवले हर प्रकार के लोग पाए जा रहे हैं। इस प्रकार इन विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत में एक बेहतरीन एक विधिवत अखंड एकता दिखाई देती है। तो ये था भारत की विभिन्नता में एकता। आइए अगला हेडिंग पढ़ते हैं, उपनिवेशवाद। मैं जितनी हेडिंग्स आपको पढ़ाते जा रहा हूँ आप इनके नोट्स बनाते रहेंगे। जैसे जैसे मैंने बताया है इसके कुछ कुछ पॉइंट आप हेडिंग डाल करके नोट करते रहेंगे। ये आपका नोट्स चेक किया जाएगा। उपनिवेशवाद क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं उपनिवेशवाद, जिसे कॉलोनिज्म कहा जाता है। अब सबसे पहले ये जाने उपनिवेशवाद, वाद का मतलब क्या होता है? विचार, आइडिया। तो यहाँ पर उपनिवेशवाद का जो कुछ विद्वानों के द्वारा एक परिभाषाएं दी गई हैं उन्हें सबसे पहले समझते हैं हम उपनिवेश में, फिर मैं आपको इसे विस्तृत रूप से समझाऊंगा। उपनिवेशवाद का अर्थ देखिए, एपी के आर्गेंसकी ने लिखा है कि उपनिवेश का तात्पर्य उन सभी क्षेत्रों से होता है जो किसी विदेशी सत्ता द्वारा शासित होते हैं तथा जिनके निवासियों को किसी तरह के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य है कि उपनिवेशवाद का संबंध किसी राज्य पर विदेशी सत्ता का अधिकार होना है। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लाइनें लिखी गई हैं इसे आप हेडिंग डालकर नोट करते रहेंगे। जे.ए. हॉब्सन ने क्या लिखा है? इनके अनुसार उपनिवेशवाद किसी विदेशी सरकार द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस तरह प्रसार करना कि दुनिया में इस तरह प्रसार करना जिससे उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के उपनिवेश में स्थापित करने लगें। हॉब्सन के इस कथन से स्पष्ट होता है कि उपनिवेशवाद का संबंध एक ऐसे साम्राज्यवाद से है जिसके द्वारा किसी विदेशी ताकत द्वारा एक बाहरी देश में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ ही वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी अपनी संस्कृति के अनुसार परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। इन दोनों कथनों के आधार पर उपनिवेशवाद की प्रकृति को इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। अब मैं आपको उपनिवेशवाद के बारे में अपनी तरफ से कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि सबसे पहले जानिए कि उपनिवेशवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। उपनिवेशवाद की उत्पत्ति यूरोपीय देशों से शुरू हुई, जिसमें तमाम ऐसे देश थे जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, इन देशों की ताकत बढ़ी। और इन देशों की ताकत बढ़ने के बाद क्या हुआ कि इन देशों ने उन गरीब देशों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया जो या तो आर्थिक रूप से गरीब थे या उनमें राजनैतिक एकता नहीं थी। वो किसी भी चीज़ का विरोध एक होकर के नहीं कर सकते थे, उनमें तमाम प्रकार के विरोध थे, तमाम प्रकार की विचारधाराएं अलग अलग थीं। इस प्रकार से टूटे फूटे देश जो अपने विचारों से टूटे फूटे देश थे, इन देशों की तरफ यूरोपियों ने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया और अपना कदम इस तरीके से बढ़ाया कि इस देश पर जाकर के व्यापार करने के दृष्टिकोण से वहाँ की आर्थिक स्थितियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया। वहाँ पर उन्होंने आर्थिक स्थिति को अपने कंट्रोल में किया और उसके बाद वहाँ पर राजनीतिक रूप से वो पूरी तरीके से हावी हो गए और उस देश पर अपना पूरा अधिकार कर लिए। अब उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी गरीब देश पर इस तरीके से शासन करना कि वहाँ के मूल निवासियों की किसी प्रकार की भी भावनाओं को ना ध्यान रखते हुए अपनी पूरे तरीके से उन लोगों का शोषण करना, जैसे कि इंग्लैंड भारत पर किया। भारत भी एक उपनिवेश देश रहा इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड यानी अंग्रेजों ने 200 वर्ष भारत पर शासन किया, यहाँ की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक चीज़ों पर अपना अधिकार जमाया और भारत की इस व्यवस्था को पूरी तरीके से विक्षिप्त किया। इस प्रकार भारत एक उपनिवेश देश रहा अंग्रेजों के द्वारा। ऐसे ही विश्व के कई देश थे जो उपनिवेशवाद के शिकार हुए थे। उम्मीद है कि आपको उपनिवेशवाद समझ में आया होगा। थोड़ा सा और कुछ इसके बारे में जानते हैं जो बुक में दिया है। उपनिवेशवाद वह दशा है जिसमें एक साम्राज्यवादी देश अपने से दुर्बल देश पर अधिकार करके वहाँ अपनी शासन और कानून व्यवस्था स्थापित कर लेता है। इस दशा में वहाँ के मूल निवासियों को अपने देश के शासन में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। इस प्रकार व्यवहारिक रूप के उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की सोच का परिणाम है। यानी जिस प्रकार से साम्राज्यवाद यानी अपने शासन को और बढ़ाना, अन्य देशों पर कब्जा करना,
इसी का एक नया नाम उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद शक्तिशाली राष्ट्रों के विस्तारवादी प्रकृति को स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत जिस देश को उपनिवेश बनाया जाता है वहाँ मानव अधिकारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, यानी उस देश के मानव लोगों को, वहाँ के रहने वाले निवासियों को कोई अधिकार नहीं मिलता, वो मात्र एक गुलाम जैसे होते हैं, उनके साथ वही व्यवहार किया जाता है। उपनिवेशवाद एक दीर्घकालीन शोषण की नीति पर आधारित दशा है। इसका उद्देश्य उस देश के संसाधनों का उपयोग इस तरह करना होता है जिससे साम्राज्यवादी देश आर्थिक रूप से पहले से अधिक शक्तिशाली बन सके। औपनिवेशिक शासन में लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और आर्थिक क्रियाओं में इस तरह परिवर्तन लाने के लिए दबाव डाला जाता है जिससे वे स्वयं भी अपने आप को साम्राज्यवादी ताकत के अधीन समझने लगे। विदेशी सरकार द्वारा कूटनीति की सहायता से ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं जिससे उस देश के मूल निवासी अपना सामाजिक आर्थिक विकास करने के योग्य ना बन सकें। ये सब उपनिवेशवाद की विशेषताएं हैं। उपनिवेश का एक पहलू रंग भेद के आधार पर कानूनों और न्याय व्यवस्था को लागू करना होता है। दुनिया में सबसे अधिक उपनिवेश वे देश बने जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों से संबंधित थे। यहाँ के काले और गोरे लोगों के विभेद के आधार पर ही उपनिवेश के मूल निवासियों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। जैसे अंग्रेजों ने काले और गोरे का भेद किया, काले लोगों को यानी इंडियंस को उसने जो है सत्ता से वंचित कर दिया, तमाम बड़े पदों से वंचित कर दिया, किसी प्रकार की भी जो फर्स्ट क्लास की सर्विस या सेवा होती है उससे इन्हें रंगभेद के नाते बाहर रखा गया। तो ये उपनिवेश का एक बहुत बड़ा दंश है जो भारत ने झेला है। अब भारत में औपनिवेशिक शासन के कारण काज ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, भारत में उपनिवेश बढ़ा कैसे, इसके शासन का कारण क्या हुआ, इस पर विचार करते हैं। भारत पर इंग्लैंड का औपनिवेशिक शासन अनेक दशाओं का परिणाम था। इनमें कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आइए कुछ मेन टॉपिक्स को देखते हैं। पहला है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से मुगल शासन कमजोर पड़ जाने के कारण भारत में राजनीतिक अस्थिरता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। यानी यहाँ पर जो था 18वीं शताब्दी में मुगल शासक जो थे उनकी सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी और उनके अधीन जो राज्य थे, जो भारत की सीमाएं उनके अधीन आने लगी थी, उनमें तमाम छोटे छोटे राजा अपने आप को स्वतंत्र कर लिए और उनमें आपस में राजनीतिक मतभेद होने लगे, सामाजिक मतभेद होने लगे। बड़े बड़े नवाब और राजाओं ने अपना जीवन पूरी तरह विलासिता में बिताना प्रारंभ कर दिया। यानी उन्होंने प्रजा और देश हित का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद की भावना किसी के मस्तिष्क में नहीं थी। लोग एक दूसरे से छोटे छोटे जमीन के टुकड़े और हिस्सों के लिए लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। तो राजाओं ने क्या किया कि जो बचे राजा थे मुगल काल के, वो अपना जीवन केवल विलासितापूर्ण जीने के लिए अपने आप को उसमें समायोजित कर लिए। उन्होंने अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। देश के बड़े बड़े जागीरदारों और राजाओं के कृपा पात्र अधिकारियों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जनसाधारण का बुरी तरह शोषण करना प्रारंभ कर दिया। जब किसी एक विशेष सत्ता का हाथ नहीं रहा तो लोग अपने हिसाब से स्वतंत्र हो गए और जो बलशाली समृद्ध लोग थे वो गरीब और लाचार जनता का शोषण बुरी तरीके से करने लगे। भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होने के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृतियों में काफ़ी भिन्नता थी। इसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच किसी तरह का सामंजस्य और संतुलन स्थापित नहीं हो सका। देश में आवागमन के विकसित साधन न होने के कारण यहाँ के निवासी अपने ही क्षेत्र से बंधे रहे। संचार की सुविधाओं का अभाव में उन्हें यह भी पता नहीं चल पाता कि उनसे कुछ ही दूरी पर स्थित क्षेत्र में देश की संपूर्ण जनसंख्या हजारों जातियों और संप्रदायों में विभाजित थी। एक ओर ऊंची जातियां नीची जातियों का शोषण करने में लगी हुई थी, तो दूसरी ओर ऊंची जातियों के बीच भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए तरह तरह के संघर्ष बढ़ते जा रहे थे। देश में शिक्षा का पूरी तरह अभाव होने तथा धार्मिक अंधविश्वासों में वृद्धि होते रहने के कारण सामाजिक कुरीतियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थीं। देश में कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जो लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनाने और उसमें सामाजिक चेतना पैदा करने का काम कर पाती। ये वही दशाएं हैं जिसके अंतर्गत पुर्तगाल और इंग्लैंड के एक सुनियोजित योजना के द्वारा भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयत्न आरंभ किए। उस समय भारत में अपार संपदा मौजूद थी। कुटीर उद्योगों और दस्तकारी के लिए भारत दूर दूर तक प्रसिद्ध था। औद्योगिक विकास के लिए भी यहाँ इतने खनिज भंडार थे कि उनके समुचित उपयोग द्वारा साम्राज्यवादी देश अपने आप को अधिक धनी बना सकते थे। इस प्रकार इन चीज़ों में आपको पता चला कि भारत में औपनिवेश का कारण क्या था, जिसमें कई पॉइंट में आपको बताया गया कि क्या क्या कारण थे जो भारत में उपनिवेश शासन पूरी तरीके से अपनी सत्ता
बनाए रखा। यहाँ की कमजोरियों का भरपूर फायदा इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेजों ने उठाया, पुर्तगालियों ने उठाया और यहाँ पर अपनी तमाम कंपनियाँ डालते हुए राजनीतिक और आर्थिक चीज़ों पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया। तो ये प्रमुख कारण थे औपनिवेश होने के। आगे अगले वीडियो में आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए इन हेडिंग्स को आप नोट करते रहें, पढ़ें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।